गुड आफ्टरनून बच्चों। 11th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस चैप्टर के अंदर हम प्राइस फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। और ये चैप्टर में मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस कैसे निकलता है वो निकाल के भी दिखाया था, और दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। छोटे छोटे जरूर थे लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। आज कुछ नए टॉपिक पढ़ाने हैं जैसे कि वायबल इंडस्ट्री और नॉन वायबल इंडस्ट्री। उसको पढ़ाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हम जो पढ़ के आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअली डिमांड पढ़ के आए हैं और इंडिविजुअली सप्लाई पढ़ के आए हैं, लेकिन ये चैप्टर आपको कंबाइंड व्यू देगा किसका, डिमांड एंड सप्लाई का। बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से आप प्राइस फाइंड आउट कर पाओगे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे निकलेगा, और अगर उसके बाद, किसके बाद, इक्विलिब्रियम निकलने के बाद वापस से डिमांड में या सप्लाई में, दोनों में एक साथ क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो उस केस में नया इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, ये हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। शुरू किया था डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बताओ जी, बताओ कैसे निकलता है प्राइस यहाँ, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है परफेक्ट कंपटीशन में। वेरी गुड। हाँ, डिमांड और सप्लाई से क्या निकलता है, यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम निकलता है। टीडी और एसएस कर्व जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट जहाँ पे करते हैं, वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो प्राइस निकल के आया है उस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। या ऐसा बोल सकते हो आप, इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे डिमांड यानी कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगेंस्ट जो क्वांटिटी निकल के आई होती है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, जहां पे ये इंटरसेक्ट हुए, जहां पे इक्विलिब्रियम निकला वो रेट निकल गया उसके अगेंस्ट, और ये रेट जो निकला है ये किसने निकाल के दिया है, इंडस्ट्री ने निकाल के दिया है। किसने निकाल के दिया है, फर्म तो इसको क्या कर लेगी, परफेक्ट कंपटीशन में अडॉप्ट कर लेगी इसी प्राइस को। तो वो आगे मैंने पहले भी बना के दिखाया था एक बार ही, वो प्राइस आगे बढ़ जाता है और वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाता है ऐसे। ये देखा था हमने कल, ये सारा कुछ लिखा है इसके बारे में, ये टेबल लिखी है। ये टेबल पे देखने का आपको, इक्विलिब्रियम कौन से प्राइस पे आ रहा है, 6 पे, तो 6 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, 60 है। ठीक है ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर आप दोनों सिचुएशन देखोगे तो वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, एक्सेस डिमांड हो रही है। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड का ज्यादा हो जाना। हाँ बोलो ना। और कल हमने बाद में, अभी आप वापस से रिकॉल कराऊंगा, कल ये देखा भी था कि डिमांड एक्सेस क्यों हो जाती है, बिकॉज जो चीज का प्राइस 6 रुपए होना चाहिए था उसका प्राइस या तो 2 चल रहा है मार्केट में या 4 चल रहा है। तो महंगी चीज सस्ते में मिल रही है, महंगी चीज, तो देख लो बेटा, मार्केट डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम क्यों हो रही है, बिकॉज कम प्राइस पे सेलर तो कम ही सप्लाई करना चाहेगा, लेकिन जो चीज मार्केट में 6 की मिलनी चाहिए थी वो 4 या 2 की मिल रही है, तो कस्टमर तो ज्यादा खरीदना चाहेगा ना। तो दैट्स व्हाई दोनों केस में एक्सेस डिमांड हो रखी है। नीचे में अगर आप देखोगे, जहां पे प्राइस कितना है 8 और 10, तो प्राइस ज्यादा है तो वहां पे सप्लायर तो सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा बिकॉज उसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो तुम देखो, लेकिन ज्यादा प्राइस में कस्टमर क्या नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा। तो नीचे वाली दोनों सिचुएशन में क्या हो रही है, एक्सेस सप्लाई हो रही है। ठीक है। चलो, वो डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, मतलब ये स्पेस उसी का डायग्राम का छोटा हुआ है जो मैंने उधर दिखाया था आपको। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे हमने किसके बारे में, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, वो भी कौन सी मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में। हर एक फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, और इंडस्ट्री कौन होती है, प्राइस मेकर होती है। जो फर्म होती है वो केवल और केवल लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में मसूद कौन सा भी कमा सकती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बना सकती है और लॉस भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि लॉन्ग रन में केवल शॉर्ट प्रॉफिट आए, मत सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी शॉर्ट प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा क्यों होता है मसूद, उससे उसकी डिमांड क्या होगी, कम होएगी। अच्छा,
और ये थोड़ा आप इधर उधर निकल गए। एक आपको याद आ रहा है कुछ एंट्री और एग्जिट वाला पॉइंट? बताओ बताओ। ये जब प्राइस हाँ, थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव, वो थोड़े टाइम के लिए क्या कर पाएगा? सरवाइव कर पाएगा, और मजबूरन उसे मार्केट से निकलना पड़ेगा। जब मार्केट से निकलेगा तो सप्लाई कम होएगी। हाँ बोलो ना, मतलब एक नहीं निकलेगा, बहुत सारे लोग निकलेंगे, सप्लाई कम होएगी, और सप्लाई कम होएगी तो प्राइस बढ़ेगा, बढ़ करके नॉर्मल आएगा। लेकिन अगर इसने आंधी तूफान मचाया होगा तो प्राइस ज्यादा किए होंगे तो शॉर्ट रन में पहले तो डिमांड कम होगी। दूसरी बात, दूसरे जो लोग हैं वो मार्केट में क्या करेंगे? एंटर करेंगे चमक देख करके, प्रॉफिट की चमक को देख करके। सप्लाई क्या होएगी? ज्यादा होएगी, डिमांड क्या होएगी? कम होएगी। बात समझ में आ रही है? इससे प्राइस क्या होएगा? बोलो ना, प्राइस कम होएगा, और कम होते होते नॉर्मल पे आएगा। बात समझ में आ रही है? तो दैट्स वाई लॉन्ग रन में ये प्रोसेस लॉन्ग रन में चलती है। लॉन्ग रन में केवल एक बंदा यहाँ पे क्या ही कमा सकता है? नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकता है। ये था। अच्छा, इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा प्राइस होता है? जिसपे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होती है, वो प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? जो इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो क्वांटिटी होती है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। इक्विलिब्रियम प्राइस पे ना ही तो शॉर्टेज होती है और ना ही एक्सेस होता है किसकी? डिमांड और सप्लाई की, क्योंकि वो तो स्टेज ही किसकी है? इक्विलिब्रियम की। उसके ऊपर नीचे बनती है या तो एक्सेस डिमांड या तो एक्सेस सप्लाई। फिर टॉपिक ही हमने ये पढ़ा था, एक्सेस डिमांड क्या होती है और एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाती है किससे? क्वांटिटी सप्लाइड से, एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जो प्राइस मार्केट में चल रहा है उस प्राइस पर डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो प्रिवेलिंग प्राइस होगा, ये मार्केट जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। क्या होगा? क्यों होगा कम? तभी तो क्या हो रही है? एक्सेस डिमांड हो रही है। भाई 6 रुपए की चीज कितने में मिल रही है? 4 रुपए में, तभी तो एक्सेस डिमांड होएगी। देखना, ये डायग्राम बना के दिखाया था आपको। हाँ बोलो ना, प्राइस होना कितना चाहिए था? ओपी। कितना होना चाहिए था? लेकिन एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है? प्राइस ओपी जीरो। तो देखो, जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड तो बेटा इतनी हो रही है, पी जीरो डी कितनी हो रही है, और सप्लाई कितनी हो रही है? ये सप्लाई कर्व है ना, ऐसा सप्लाई कर्व है। सप्लाई कितनी हो रही है? पी जीरो एस, सॉरी पी, मैंने क्या बोला? गलत बोला मैंने। रुको, वो मैंने डी उसका पढ़ लिया। जो आपकी सप्लाई हो रही है, सप्लाई तो कितनी हो रही है आपकी? पी जीरो ए, और डिमांड कितनी हो रही है? पी जीरो बी। तो गैप आ रहा है कितने का? ए बी का। किसका गैप आ रहा है? और ये डिमांड का गैप है या सप्लाई का गैप है? बोलो, डिमांड का गैप है, क्योंकि डिमांड कर्व आगे है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये क्या है? ये जो गैप है ये एक्सेस डिमांड है। क्या है? जबकि अगर मैं एक्सेस सप्लाई की बात करूं तो वो सिचुएशन नीचे वाले फनल में बनेगी, ऊपर वाले फनल में बनेगी? ऊपर वाले में। क्यों? ऊपर वाले में डिमांड तो क्या हो जाएगी? कम, सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। सप्लाई ज्यादा कब होती है? जब प्राइस ज्यादा होंगे। तुम देख लो, इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्राइस होंगे। भाई एक बात बताओ, मेरा प्रोडक्ट 10 रुपए का है, मुझे पता है 10 रुपए का मेरा प्रोडक्ट, लेकिन बिक रहा है कितने का? 15 का। तो मैं तो ज्यादा बेचना चाहूंगा ना, लेकिन कस्टमर कम खरीदना चाहेगा। तो उस केस में ऊपर वाले फनल में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको ये वाला डायग्राम बना के दिखाया था। हाँ बोलो। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो भी मैंने आपको बताया, कल पढ़ा दिया था। एक बार वापस से फिर देख लेना। आज नया टॉपिक चालू करता हूँ। ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको, ये टेबल से। देखो, इस टेबल में कितने सिंपल सिंपल से सवाल पूछे हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है। कितना आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस? 3। क्यों आएगा 3? बिकॉज उस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड पूछ रहा है, कितना आएगा? 20। जो प्राइस पे क्वांटिटी होती है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस? अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा मार्केट प्राइस तो उस केस में क्या होगा? एक्सेस सप्लाई होगी। और अगर कम होएगा तो एक्सेस डिमांड होगी। सिंपल। नेक्स्ट है बच्चों, वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्री। वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्री।
वाइबल क्या होता है, नॉन वाइबल क्या होता है? जैसे ये पता किस सेंस में यूज होता है? मैं आप मेरे पास लेट सपोज एक प्रोजेक्ट लेकर के आए कि नमन भैया इसमें इन्वेस्ट करना है, जनरली बता रहा हूँ कि ये टर्म कैसे यूज होती है, फिर यहाँ पे इस सेंस में बताऊंगा कि यहाँ पे किस सेंस में लिखी हुई है। तुम मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेकर के आए कि नमन भैया ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। अब मैं पैसा ऐसे तो लगाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, उसे इवेल्युएट करूंगा। क्या करूंगा कि जितना पैसा मैं लगाऊंगा उससे मेरे को उसके अकॉर्डिंग रिटर्न आ भी जाएगी या नहीं भी आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने बैंक से लोन लेकर के पैसा लगाया और बैंक का ब्याज जा रहा है 12%, उससे रिटर्न आए 10%, तो 2% मेरे घर से जाएंगे। यस और नो? उस केस में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्ट कब करना चाहिए? अगर मैं बैंक से लोन लेके आऊं 10% में और मेरे को रिटर्न आए कितनी, 15%, तो मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल, बिकॉज मेरे को 5% नेट नेट मेरे घर पे बचेंगे। से यस और नो? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको दो केस बताए। पहले वाला केस क्या था, मेरे को इंटरेस्ट कितना देना था, 12%, और मेरी रिटर्न कितनी आ रही थी, 10%। ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाना प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है? प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। समझ आ रही है बात? ये प्रोजेक्ट क्या नहीं है, वायबल नहीं है। इससे अभी यहाँ पे क्या लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं जनरल साइंस में बता रहा हूँ कि कॉमर्स में या जब आप फाइनेंस में ये वायबल और नॉन वायबल को पढ़ते हो, या कभी आपने अगर शार्क टैंक देखा हो तो उसमें आपने सुना हो, तो वो कैसे वायबल और नॉन वायबल टर्म कैसे यूज होती है। वायबल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। क्या होता है भाई, तुम मेरे पास कोई काम लेके आए, ठीक है ना, और कि नमन भाई ये करना, मैं कह रहा हूँ मैं यार ये नहीं काम करने का, ये वायबल नहीं है। क्या नहीं है मतलब, क्या बोला मैंने, गाली दी क्या? बोलो ना। यानी कि ये काम प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इससे इसे इग्नोर करने का। हाँ बोलो। तुम कोई प्रोजेक्ट लेकर के आए, अभी वही जो दूसरा एग्जांपल दिया था, मैंने 10% से बैंक से लोन लेना था, इंटरेस्ट देना था, और मेरे को जो तुम प्रोजेक्ट लेके आए हो वो कितना परसेंट रिटर्न देगा, मेरे को कमा के कितना देगा, 15%। कितना देगा, 15%। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये काम या ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है? हाँ है, वायबल है। वायबल बोले तो प्रॉफिटेबल। हाँ बोलो ना। अब ध्यान से सुनो, बहुत प्यार से समझना, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में आए या ना आए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, इधर क्या होता है, प्राइस, और इधर क्या होती है, क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ बच्चों, डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। कैसा होता है? ये देखो, ये बनाया मैंने डिमांड कर्व, डी डी इज द डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोप। वेरी गुड, ये ऐसा हो गया, एस एस इज द सप्लाई कर्व। कोई डाउट नहीं है, दोनों डायग्राम मैंने बिल्कुल सही बनाए हैं। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है, बना दिया। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप्ड होता है, बना दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ अटपटा सा लग रहा होगा आपको, मैंने डिमांड कर्व भी बिल्कुल सही बनाया है और सप्लाई कर्व भी बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन इनका संगम नहीं हो रहा। इनका क्या नहीं हो रहा, संगम नहीं हो रहा, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। आपने बच्चों चार क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, पढ़े के चार क्वाड्रेंट? नहीं पढ़े क्या मैथमेटिक्स में? कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसे झूठ मूठ मत बोलो। हाँ बोलो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। हाँ बोलो। ये कौन होगा, सेकंड होगा। नहीं समझा क्या? ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। नहीं पढ़ेगा चार क्वाड्रेंट आपने? अरे कैसे हो तुम, हाँ है ना, कुछ बोलते ही नहीं हो। चार क्वाड्रेंट नहीं पढ़े तुमने? भूल गए? अरे यार, ये तो भूलने की चीज भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा पोर्शन है मैथमेटिक्स में 10th क्लास में। चलो खैर कोई बात नहीं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं। क्या होते हैं, प्लस प्लस। आ रहा है कुछ याद? अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस होता है। नालायकों, मैंने आपको वैसे भी सिखाया है, पहले एब्सीसा पे चलते हैं और फिर ऑर्डिनेट पे चलते हैं। अरे जिंदगी की शुरुआत में, जब तुम तो इतने नन्हे मुन्ने से बच्चे थे, जब तो आज तो इतने बड़े बड़े हो गए तुम, ठीक है ना।
पहले एब्सिसा पे चलते हैं, फिर ऑर्डिनेट पे चलते हैं। और एब्सिसा क्या है, इधर नेगेटिव है, ऑर्डिनेट क्या है, ऊपर पॉजिटिव है, तो ये माइनस प्लस होगा। हाँ बोलो। अच्छा, ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे बच्चों की तलाश है हमें। माइनस माइनस, ये कैसे होगा? माइनस माइनस। और ये फोर्थ वन कैसा होगा? बहुत बढ़िया, प्लस माइनस। अब बच्चों यहां पे ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस पे, ये पॉजिटिव एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं पॉजिटिव एक्सिस बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस, दोनों ही पॉजिटिव है। जिस केस में पॉजिटिव एक्सिस में डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट ना करे, यानी कि जब इंटरसेक्ट ना करे इसका मतलब क्या है, कोई रेट निकल ही नहीं पाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस निकल ही नहीं पाएगा, आएगा ही नहीं। पॉजिटिव एक्सिस में आ तो जाएगा, लेकिन कहां पे आएगा जाकर के? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पे आएगा? जहां पे एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। बताऊं कैसे? करो इसे स्ट्रेच, ये देखो, इसे थोड़ा पीछे खींचो। हाँ बोलो, इसे भी थोड़ा पीछे खींचो, जैसे तुम इमेज वगैरह बनाते थे ना वो फिजिक्स में। हाँ जी, वैसा कुछ करके कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे कोई प्राइस निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, बिकॉज क्वांटिटी किस में चली गई? माइनस में चली गई। हाँ बोलो ना, प्राइस तो आ जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन क्वांटिटी किस में चली गई? माइनस में चली गई। इसकी कोई सेंस है? नहीं है। दोनों चीजें, प्राइस भी पॉजिटिव होता है, क्वांटिटी भी ज्यादा से ज्यादा जीरो होनी चाहिए, या जीरो के ऊपर पॉजिटिव नंबर में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव में होगी, तो इसका तो कोई सेंस बन नहीं रहा है। यहाँ पे प्राइस निकल ही नहीं पा रहा है पॉजिटिव एक्सिस में, है ना। अभी ये तो एक मैंने एक चीज समझाई आपको बहुत जनरल, अब ध्यान से सुनो। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ फाइनली, जो मैंने फर्स्ट में समझाया था आपको और जो अभी समझाया, और दोनों को मर्ज करके आपका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा के दे रहा हूँ। सुनो, एक इंडस्ट्री है, अगेन मेरे को प्रोजेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? प्रोजेक्ट लगाना है, एक धंधा चालू करना है, एक धंधा चालू करना है मेरे को। और उसमें उसमें मैं अपने प्रोडक्ट को, लेट सपोज ये यहाँ पे, लेट सपोज ये यहाँ पे, ये कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। मैं अपने प्रोडक्ट को 100 रुपए से कम में बेचना नहीं चाहता हूं। ध्यान से सुनना, जो मैं बिजनेस करने वाला हूं, उस बिजनेस में मैं अपने प्रोडक्ट को 100 रुपए से कम में बेचने वाला नहीं हूं, या ना ही मैं बेचना चाहता हूं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं बेटा, एमएसपी होता है। क्या होता है? एमएसपी। कुछ याद है आपको? सप्लाई जब हम पढ़ के आए थे, सप्लाई में एक टॉपिक पढ़ा था हमने, एमएसपी, मिनिमम सप्लाई प्राइस। ये वो प्राइस होता है जिस प्राइस से कम पे मैं एक भी यूनिट नहीं बेचूंगा। इससे इसके प्राइस इसके ऊपर होगा, प्राइस अगर इसके ऊपर होगा तो ही मैं क्या करूंगा? बेचना चाहूंगा। से यस और नो? कस्टमर कह रहा है ए जा जा रे, तो 100 में बेचना चाहेगा, हम इसे 70 में भी खरीदना नहीं चाहेंगे। कितने में भी नहीं खरीदना चाहेंगे हम इसे। हाँ बोलो ना, ये गैप बन गया। क्या बन गया? मैं तो 100 से कम में बेचना नहीं चाह रहा हूं, अगला 70 से फालतू में खरीदना नहीं चाह रहा है। तो आप मुझे बताओ, कहीं उसका और हमारा संगम हो पाएगा क्या? हाँ बोलो ना, अगर यही जिद रही तो एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म में भी संगम नहीं हो पाएगा। हाँ जी भाई साहब, तो बताओ क्या यहाँ पे प्राइस निकल पाएगा? यहाँ पे प्राइस नहीं निकल रहा है। और जब किसी धंधे को करने के लिए भाई प्रोडक्ट तो बिकना चाहिए, हाँ बोलो ना, तभी तो धंधा चलेगा ना। अब जो मैं धंधा करने जा रहा हूं उसका प्राइस ही नहीं निकल पा रहा है, बिकॉज मैं तो 100 से कम में बेचना नहीं चाहता हूं और अगला 70 से फालतू में खरीदना नहीं चाहता है, तो प्राइस ही नहीं निकलेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये धंधा करना प्रॉफिटेबल है या नहीं है? बोलो जी, ये धंधा करना प्रॉफिटेबल है या नहीं है? नहीं नहीं कर लेते हैं ना, नहीं 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 कर लो, क्या होगा? क्या आप मेरे को बताओ ना, रीजन दो कि क्यों नहीं करेंगे। अरे क्या ही कर लीजिएगा धंधा करके, मैं तो 100 से कम में बेचना नहीं चाहूंगा, वो 70 से फालतू देने के लिए तैयार नहीं है, मैं भी इधर मक्खी पकड़ता रहूंगा सुबह से लेकर शाम तक। हाँ बोलो ना, ठीक है ना। तो क्या ही करना है इसे धंधे को करके, जब मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ही, उसका प्राइस ही नहीं फाइंड आउट हो पा रहा है।
मैं आपको पूछना चाहता हूँ ये वायबल इंडस्ट्री है नॉन वायबल इंडस्ट्री है? बोल दो ना, बोल दो ना, क्या मेरे सुनने को कान तरस रहे हैं? हाँ जी बोल दो ना, ये वायबल इंडस्ट्री है कि नॉन वायबल है? नॉन वायबल है। ये प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है? नॉन प्रॉफिटेबल। तो समझ आया क्या? जिस इंडस्ट्री का प्राइस ही नहीं फाइंड आउट हो पाएगा पॉजिटिव एक्सिस में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो इंडस्ट्री कैसी होती है? नॉन वायबल होती है। क्या होती है? तो फिर वायबल कौन होगी? सिंपल सिंपल, जिसका प्राइस क्या हो जाएगा? फाइंड आउट। अरे जितने भी अभी तक मैं केस बना के दिखा रहा था आपको, वो सब वायबल के तो केस थे। किसके केस थे? नमन भैया एक और बना के दिखाओ यार, क्या कैसी बात कर रहे हो आप? एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी, डी डी इज द, एस एस इज द, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये निकल गया प्राइस बेटा, ये आ गई क्वांटिटी। ये किसका डायग्राम है? वायबल इंडस्ट्री का। क्यों है वायबल इंडस्ट्री का एग्जांपल या डायग्राम? बोलो ना। बिकॉज यहाँ पे प्राइस फाइंड आउट हो गया, इधर नहीं हो पा रहा था। हाँ बोलो ना, पक्की बात, समझ में आ गया? टेक्स्ट पढ़ा हूं इसका, उसके बाद दिखाता हूँ वापस से डायग्राम। देखो जी, मैंने इधर जगह नहीं छोड़ी, आप इसको बना लेना। वाइबल के नीचे वाइबल का डायग्राम, नॉन वाइबल के नीचे नॉन वाइबल का डायग्राम, ठीक है ना? अभी जब मैं नोट्स चेंज करूंगा, इनमें अमेंडमेंट करूंगा, नोट्स में सही करूंगा इन्हें, उसके बाद मैं जगह छोड़ दूंगा यहाँ पे। देखो वाइबल इंडस्ट्री, वाइबल इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है फॉर विच द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, जिसके लिए या जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं इन अ पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डायग्राम इसका दिखाना है, ये देखो, ये रहा इसका डायग्राम। मुझे बताओ, डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कहां पे? ई पे। और ये ऐसा कहां पे हो रहा है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? फर्स्ट में। फर्स्ट में ही होना चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव तो वहीं पे होगा ना। हाँ बोलो ना। चलो नॉन वाइबल देखना एक बारी, नॉन वाइबल इंडस्ट्री। देखो जी, नॉन वाइबल इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है फॉर विच द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, जहां पे जो डिमांड और सप्लाई कर्व होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई है, कर तो जाएंगे लेकिन किस में नहीं करेंगे? इन अ पॉजिटिव एक्सिस। तो जहां पे करेंगे उससे हमारा क्या मतलब है? वहां पे तो एक नेगेटिव में चला जाएगा, उसका क्या लेना देना अपने को, उसका कोई सेंस ही नहीं बनती। पॉजिटिव एक्सिस में वो क्या नहीं करेंगे? आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे पॉजिटिव एक्सिस पे, तो क्या नहीं निकल पाएगा? ये तो जित वाली बात हो जाएगी। तो वो बोल रहा है मैं 100 से कम में नहीं बेचूंगा, वो कह रहा है तू कैसे बेचेगा, मैं 70 से ज्यादा मैं खरीदूंगा ही नहीं, तू बैठा रहे। समझा ना? तो ऐसा धंधा करने का कोई फायदा नहीं है। ये बोल रहा है इन अ नॉन वाइबल इंडस्ट्री, किसमें? नॉन वाइबल इंडस्ट्री में द सप्लाई कर्व लाइज, जो सप्लाई कर्व होता है वो लाई करता है अबव द डिमांड कर्व। किसके ऊपर? डिमांड कर्व के ऊपर। एज प्राइसेस आर टू हाई फॉर द कंज्यूमर, 100 रुपए की चीज बहुत महंगी लग रही है, किसको? कंज्यूमर। बात समझ में आ रही है? अच्छा आगे बोल रहा है इट हैपेंस व्हेन द प्राइस एट व्हिच प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू प्रोड्यूस इज सो हाई। सुनो ना, ऐसा कब होता है? इट हैपेंस व्हेन द प्राइस एट व्हिच प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू प्रोड्यूस। ऐसा जब होता है कि जब जो प्राइस होता है, जो जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है, इज सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। सुनो आगे, it happens when the price at which producers are ready to produce is so high। इतना बताओ बस। प्रोड्यूसर जब ही तैयार होगा प्रोड्यूस करने के लिए, जब उसे वो प्राइस मिलेगा जो वो चाहता है, और वो प्राइस इतना ज्यादा है, वो प्राइस इतना ज्यादा है दैट कंज्यूमर्स आर नॉट विलिंग टू बाय इवन अ सिंगल यूनिट। उस प्राइस पे वो एक भी यूनिट क्या नहीं करेगा? नहीं खरीदेगा। एज अ रिजल्ट होगा क्या? एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? बोलो ना। एक्सचेंज क्यों नहीं हो पाएगा? एक्सचेंज
अरे वो 100 में बेचना चाहता है, ये 70 से फालतू में खरीदना नहीं चाहता है, तो बोलो एक्सचेंज कहाँ होगा? एक्सचेंज होगा ही नहीं गुड्स और सर्विसेज का। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस। तो फिर ये प्रोडक्ट को ना प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेगा, ये बोलेगा ये इंडस्ट्री वायबल नहीं है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इसमें धंधा अपने को करना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? डायग्राम इसका ये रहा। नमन भैया क्या इतना गंदा सा डायग्राम बनाना है? अरे बेटा वो समझाने के लिए था, चाहे तो आप ऐसे बना लो, और अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो ये सब रब करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इत्तू सा डायग्राम बना लो। अरे ये क्या हुआ? इतना सा डायग्राम बना लो तो भी चलेगा, बाकी तुम्हें समझा ही होगा। तुम देख लो ना, टेक्स्ट में लिखा था कि जो सप्लाई कर रहे हैं इस केस में वो ऊपर होता है किसके? अरे ऐसे नहीं होता, कभी ऐसे सोचो उसके ऊपर ऐसे होता है, वो देखो ऐसे ऊपर वहां है, ये नीचे, हाँ डिमांड कर वैसे है। समझा क्या? यहाँ पे कंज्यूमर के लिए प्राइस बहुत ज्यादा है, सही तो बोला था। द प्राइस इज सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ठीक है, बना लो दोनों डायग्राम। ये नॉन वाइबल का है। चल सकते हैं आगे? बच्चों ये तो एक पोर्शन था यहाँ पे जो अभी तक हमने पढ़ा। अब इस चैप्टर में आएगा मजा। इस चैप्टर में आएगा मजा, और मजा ये है कि हमें चेन इफेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये सामने जो आपको ये दो ऐसे ढोकले से डायग्राम दिख रहे होंगे ना, ये इतने सारे केसेस है। कितने केसेस है? ये 24 केसेस है। कितने केसेस है? 24। 16 एक है और 8 केसेस अलग से हैं, और पूरे सारे मिलाकर के हो जाते हैं 2 दर्जन। कितने हो जाते हैं? अब करना क्या है हमें? इनके डायग्राम बनाने हैं और इनका एक्सप्लेनेशन, यही चलेगा। मैं समझाऊंगा, कुछ यहाँ पे कराऊंगा, और कुछ अपने सामने तुम्हारे पे लिखवाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। लेकिन कुछ भी बताने से पहले
पहले ही समझ लो, चलो यहाँ पे आ जाओ, वो डायग्राम बाद में समझना। अब ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट। वापस से बोलो, पढ़ो। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। एक बार फिर पढ़ोगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। आया, कुछ समझ में आ रहा है? वापस से एक बार फिर, लास्ट बार। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। मुझे नहीं आ रहा समझ में, मैं तो 4 बार पढ़ लिया। हाँ, डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? एक बार फिर बोलो। हाँ, एक बार फिर बोलो जल्दी से। डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? प्यार से सुनना भी। ये एक्स एक्सिस आ गया सामने, ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस इधर, और नीचे, वेरी गुड, दैट इज द, बोल दो ना, नहीं आया, डी डी इज द एंड एस एस इज द, both the curve intersect at point, very good, which is called as इक्विलिब्रियम पॉइंट या मार्केट इक्विलिब्रियम आप उसको बोल सकते हो। अगेंस्ट पॉइंट ई इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन व्हाट विल वी फाइंड आउट? बोलो ना, इधर एक्स एक्सिस के पैरेलल में, एक्स एक्सिस के पैरेलल में से एक लाइन डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वेरी गुड, इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको मैं ओपी बोल सकता हूं। अच्छा, अगर ई पॉइंट से ही वाई एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन डालें हम, तो ये क्या होगी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। मार्केट में इक्विलिब्रियम आ गया। देखो ध्यान से सुन लेना बच्चों, इतना काम सब में करना है। जो 16 केसेस है, 8 की बात में बाद में करूंगा, वो स्पेशल केसेस है। जो 16 केस है, इतना काम सब में करना है। बोलो, इतना काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या करने का कन्हैया? एक्स एक्सिस, वेरी गुड, ओरिजिन, वाई एक्सिस, इधर क्या लिखने का? ऊपर में प्राइस, नीचे में क्या लिखने का? क्वांटिटी लिखने का। डी डी इज द एंड एस एस इज द, बोथ द कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट विच इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे एक लाइन इधर डालने का, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड उससे एक लाइन नीचे डालने का, OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना काम सब में करने का। इक्विलिब्रियम तो निकल गया, इक्विलिब्रियम तो, अरे यार ये है क्या? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, तुम बताओ ना ये है क्या? बहुत देर से परेशान कर रहा है। हेडिंग क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी कि कुछ तो आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में डिस्टर्बेंसेस हुए। क्या हुए? अरे मार्केट में इक्विलिब्रियम आ चुका है यार। मार्केट में क्या आ चुका है? अभी कुछ चेंजेस हुए। क्या हुए? किसमें? वेरी गुड, डिमांड और, या तो केवल किस में होगा? बहुत बढ़िया, किस में होगा? या तो केवल डिमांड में होगा, या तो केवल किस में होगा? और बैंड बजानी होगी तो दोनों में एक साथ होगा। यस और नो? और इनके 16 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? ए बहुत सिंपल, देखो 4 तो अभी खत्म करा देते। सुनो ना भैया, हाँ तो बोल दो एक बार। अरे बोल दो ना कि करा दो। नहीं नहीं छोड़ो, आए तो डरो मत, बोल दो, आए तो करा दो। चलो आप ही बताओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहले मान लो डिमांड में चेंज होएगा। किसमें? केवल और केवल, भूल जाओ सप्लाई, भूल जाओ दोनों, केवल डिमांड में चेंज होएगा। डिमांड में चेंज कितने तरीके से हो सकते हैं मुझे बता दो। वेरी गुड, बहुत सही बोल रही है, बोलो ना। या तो डिमांड, बहुत बढ़िया, या तो डिमांड डिक्रीज होएगी। और अगर सप्लाई में चेंज होए तो वो भी 2 तरीके से चेंज होगा, या तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा या डिक्रीज इन सप्लाई होगा। समझ में आ रही है बच्चों बात?
डिमांड को पकड़ लेते हैं पहले। इंक्रीज इन डिमांड करना है अपने को, क्या करना है? मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ के आए ना डिमांड में, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और फिर शिफ्ट पढ़ के आए। मैं यहाँ पे शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? शिफ्ट की। शिफ्ट भी इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। क्या हो रहा है? शिफ्ट भी दो टाइप के होते हैं ना, एक तो फॉरवर्ड शिफ्ट, एक बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड को लेफ्टवर्ड भी बोलते हैं, फॉरवर्ड को राइटवर्ड भी बोलते हैं। इंक्रीज इन डिमांड कौन सा शिफ्ट होगा? राइटवर्ड या फॉरवर्ड? मुझे बताओ, नए वाला जो डिमांड, सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई कर्व तो पुराने वाला ही रहेगा, नए वाले डिमांड कर्व कैसा बनेगा? वो किसमें क्या चेंज आएंगे? बोल दो। वेरी गुड, जल्दी बोलो, सारे बच्चों को पता है। फॉरवर्ड शिफ्ट होगा अगर इंक्रीज इन डिमांड है तो। हाँ बोलो ना, नया डिमांड कर्व कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ये जो पुराने वाला सारा कार्यक्रम डार्क में करना है, जिस कर्व को भी चेंज करोगे उसे डॉटेड डॉटेड करना, ताकि पता पड़े क्या चेंज हुआ है। इसे क्या बोलते हैं हम? बचपन से ही, बचपन से इसे क्या बोलते हैं? इसको क्या नाम दूं? इस कर्व को क्या नाम दूं? वेरी गुड, D1 D1। अरे देते कि नहीं देते हैं? नए वाले कर्व ने, नए वाले कर्व ने पुराने वाले सप्लाई कर्व को, नए वाले डिमांड कर्व ने पुराने वाले सप्लाई कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट किया है? बोलो ना। वेरी गुड, या तो E1 बोल दो से E2, कुछ भी बोलो आप, ठीक है ना। मतलब ये बता दो कहां पे किया है, अभी नाम मत दो, तो ये बताओ कहां पे किया होगा इंटरसेक्ट। ये दिख रहा है ना भैया, जहां पे ब्लू वाली लाइन और ये बैंगनी वाली लाइन जो है वो आपस में क्या हो रही है? इंटरसेक्ट कर रही है ये। हाँ बोलो ना। तो ठीक है ना, निकल के ना नया इक्विलिब्रियम ये आ गया, इसे मैं E1 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ऊपर निकलेगा तो E1 बोल दूंगा, नीचे निकलेगा तो E0 बोल देंगे। बताओ, ये करना है। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे आएगा? कर दो ना, इसको मैच कर दो इधर। ये तो डार्क में किया था हमने, पहले वाले को डार्क में करने का। अभी देखो इसे मैं क्या कर दूंगा? डॉटेड डॉटेड कर दूंगा। ये नया प्राइस क्या आ गया? OP1 आ गया। पहले कितना था? OP था। अभी कितना हो गया? OP1 हो गया। और नई क्वांटिटी कितनी हो गई? बहुत बढ़िया, OQ1 कितनी हो जाएगी? बस ये डायग्राम बनाना है और इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन क्या क्या एक्सप्लेनेशन है? अरे इंग्लिश लिखनी है, जो हम यहाँ पे बनाते गए उसे इंग्लिश में लिखते गए। मैं भी आपको फ्रेमवर्क दूंगा, कुछ यहीं पे बनवाऊंगा आपको, और बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे लिखवाऊंगा। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अब पूरे चैप्टर में लगभग लगभग एक दो टॉपिक को छोड़ करके हमें ये करना है कार्यक्रम। 16 केस ऐसे बनाने हैं इस टाइप से, और 8 केस अलग बनाने हैं। बोलो, कोई डाउट है क्या आपको? कहने का मतलब ये है, मार्केट रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। किसकी पोजीशन में आ जाती है? ये नालायक तुम्हें डिस्टर्ब करके देगा मार्केट, और बोलेगा इसका चेन इफेक्ट दिखाओ। क्या दिखाओ? ये चेन इफेक्ट ही तो है। चेन इफेक्ट का मतलब है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसे एडजस्ट होगी, कैसे एडजस्ट होगी। जैसे हम करते हैं ना कि ये प्राइस कम होता रहेगा, कब तक कम होगा? जब तक वापस से इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ये प्राइस ज्यादा होएगा, कब तक ज्यादा होएगा? जब तक वापस से इक्विलिब्रियम ना आए। अच्छा चलो छोड़ो, जान दो, सारी बातें छोड़ो, ये कुछ डायग्राम वाइग्राम इधर साइड में कर दो। इसे नॉर्मली सोचो आप, मार्केट में एक रेट निकला हुआ है कोई प्रोडक्ट का 20 रुपए। क्या निकला हुआ है? 20 रुपए। सडनली होता यह है कि मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे मैंने सप्लाई में कोई ना चेंज किया, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ, डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। पहले जो 100 लोग खरीदने वाले थे, अब मान लो 200 लोग खरीदने वाले थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनरल कॉमन सेंस लगाओ आप, तेल लेने गई इकोनॉमिक्स, आप ऐसे जनरली सोचो, प्राइस में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। चेंज कैसे होएगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई में कोई चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है ना, प्राइस क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इसी को चेन इफेक्ट बोलते हैं। इसे और भी नाम से जानते हैं, या तो चेन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, या इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। उसको ऐसे भी हम क्या करते हैं, इसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। या वो ऐसे भी बोल सकता है कि बताओ मार्केट कैसे एब्जॉर्ब करेगी इन झटकों को। अरे मार्केट एब्जॉर्ब भी तो कर रही है। किसके झटके एब्जॉर्ब किए मार्केट ने? इधर डिमांड के, इंक्रीज इन डिमांड के। ऐसे ही किसका हो सकता है? डिक्रीज इन डिमांड। ऐसे ही इंक्रीज इन सप्लाई। ऐसे ही, हाँ बोलो ना। एक तो इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड, तीसरा
इंक्रीज इन सप्लाई, चौथा डिक्रीज इन। अब बाद वाले सारे एक साथ चलेंगे, फिर दोनों ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, अरे बल्ले बल्ले शावा शावा, ठीक है ना, बस हो जाएगा काम हमारा। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या चल रहा है टॉपिक? हाँ जी, देखो इधर देखो, अभी तो ये क्वेश्चन ही समझ लो, क्वेश्चन क्या है, आंसर तो बाद में देखेंगे। इफेक्ट, वापस से बोलो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पे, किसके चेंज होने से? पड़ा नहीं फर्क यहाँ पे, पहले ई था, अभी क्या हो गया, E1 हो गया। हाँ बोलो ना, पहले प्राइस ओपी थे, अभी OP1 हो गए। क्वांटिटी पहले कितनी थी, अभी OQ1 हो गई। तो ये इम्पैक्ट ही तो पड़ रहा है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा? अरे ना बोल दो, आ रहा है ना समझ में? चलो इसका दूसरे नाम से भी जानते हैं इसको। और देखो कह रहा है हाउ चेन इफेक्ट वर्क्स, ये बताओ चेन इफेक्ट कैसे वर्क करता है। ये चेन इफेक्ट है, ये हमने चेन बनाई यहाँ पे कि डिमांड सप्लाई पहले इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर वो बढ़ेगी, है ना, फिर कहाँ पे नया पॉइंट आएगा, उसके अगेंस्ट हम कहाँ पे प्राइस निकालेंगे, कहाँ पे क्वांटिटी निकल के आएगी, वो सारी चीजें, इसको चेन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, हाउ मार्केट एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। मुझे नहीं आया समझ में, बता दो, बोलो। मार्केट कैसे एब्जॉर्ब करेगी किसके इम्पैक्ट को, जो शिफ्ट होता है किसमें, डिमांड एंड सप्लाई में, किसकी डिमांड और सप्लाई में, कमोडिटी। तो उस चीज को कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, समझ में आ रही है बात? पहला देखना, पहली हेडिंग डली है नॉर्मल केसेस। दो केस है यहाँ पे, एक तो नॉर्मल केसेस और एक है स्पेशल केसेस। नॉर्मल में 16 है, स्पेशल में 8 है, टोटल मिला के कितने जाते हैं, 24। ठीक है ना? अच्छा, नॉर्मल में भी सबसे पहले क्या लिया आपने, चेंज इन डिमांड। क्या लिया है? चेंज इन डिमांड पे भी आप बता रहे थे कितने तरीके होते हैं, या तो सबसे पहले कौन लिया, इंक्रीज इन डिमांड। क्या लिया, डायग्राम देखना जो उधर बनाया था मैंने, वैसे बना हुआ है क्या, बात समझ में? अच्छा, हम क्या क्या किया हमने इसमें, तुम मेरे को ना सीरियल वाइज बताते रहना क्या क्या किया हमने, तुम अपने मन में लेके आओ, मैं तुम्हें यहाँ से टैली कराता हूँ। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है इसके, तुम बोलो सबसे पहले क्या किया हमने। इधर एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या लिया, देखना क्या लिखा है, शुरू के 2 पॉइंट एक्सप्लेनेशन में देखो क्या है। Along the x-axis quantity is taken and along the y-axis price is taken. सिंपल। देखो यार, तुम अपनी बुक में जाओगे ना, बुक में इतना गंदा लिखा है ना, इतना गंदा लिखा है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो क्या तो उसने लिखा है। बहुत सिंपल, मैंने वो बुक को इग्नोर करके बिल्कुल बहुत सिंपल शब्दों में कि जैसा जैसा हम करते जा रहे हैं बस वैसा वैसा हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखते जा रहे हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना? अभी आगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, वो बनाने के बाद डी इज द डिमांड कर्व एंड एस इज द, देखो डी इज द डिमांड कर्व एंड एस इज द सप्लाई कर्व। दोनों कर्व ने क्या किया, आपस में एक दूसरे को कहां पे, उसको क्या बोलते हैं हम, देख लो, बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई विच इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिंपल। फिर आगे क्या बोल रहा है, अगेंस्ट पॉइंट ई, इस ई पॉइंट के अगेंस्ट ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वो जो मैंने बताया था कि इतना काम तो सब में करना है चेंज होने से पहले, ठीक है ना, वो डायग्राम सब में बनेगा 16 के 16 केसेस में, और जितना एक्सप्लेनेशन ये अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है ना। कितने बुलेट, वेरी गुड, 3 बुलेट, ये रे, ये सब में लिखने हैं एज इट इज, 16 के 16 केसेस में एज इट इज चलेगा इसमें, ठीक है ना। अब देखो, अब कह रहा है नाउ, पिक्चर तो यहां से शुरू हुई है, द डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम डी टू D1 अरे नए वाला बन के आया था ना, सामने आया था बन के D1 कह रहा है आप जो पुराने वाला जो डिमांड कर्व था ना, वो चेंज होकर के क्या हो गया, D1 हो गया, ड्यू टू अदर फैक्टर। किसकी वजह से, बच्चों को याद आ रहा है ना, बच्चों को याद आना भी चाहिए, क्या याद आना चाहिए, अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है, खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से मूवमेंट होता है। क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट देख रहे हैं कि शिफ्ट,
तो इसका अदर फैक्टर लिखना जायज है कि ना जायज है? जायज है बिल्कुल। कह रहे हैं कि डिमांड कर्व डी 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 से कितना हो गया, D1 हो गया, किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से। अब वो देखो कितना भोला है, ये देखो क्या बता रहा है कि ड्यू टू अदर फैक्टर है ना वो, लाइक कौन कौन है अदर फैक्टर, तुम देख लो ना। लाइक एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वो याद है आपको? PXPRYTE, याद है? PX को तो छोड़ दो, PRYTE, हाँ बोलो। और फिर TEN, क्या थे? TEN, बात समझ में आ रही? PHDE, नलायक सप्लाई में था, ठीक है ना? PHDE, अरे नमन भैया यार तुम तो ऐसे, यार हम बैठे रहते तो बैठे रहते हैं, तुम ऐसा बोल बोल के हमारे को से अंदर धक धक करते हो कि जैसे हम सारा भूल गए पीछे का। PHDE, ठीक है ना? पॉपुलेशन याद है ना? पॉपुलेशन, और फिर सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इमरजेंसी। आ रहा है कुछ? आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि जैसे कि इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की नॉर्मल गुड्स के लिए, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के प्राइस क्या हो गए? तो चाय पीने वाले, जो चाय के प्राइस बढ़ गए तो चाय पीने वाले भी किस पे आ गए? कॉफी पे आ गए, ठीक है ना? फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस टुवर्ड, पहले कस्टमर बोलता है ये क्या भैया प्रोडक्ट है तुम्हारा, आज बोलते हैं तुम्हारा ही तो सबसे बढ़िया है ना? आज हमारे पास आ भी रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सारे बताए आपको, पुराने पढ़ के आए हैं। बोलो कोई डाउट है क्या? आगे इतना बताया इसमें, ये बोल रहे द न्यू डिमांड कर, अब नए वाले ने किसी को तो काटा होगा, किसका काटा बोलो? किसका? ए D1 ने किसका काटा? SS का काटा, किसका काटा? मतलब SS को काटा, नालायक हो, ठीक है ना? ये देखो पुराने वाला तो चेंज नहीं हुआ ना, सप्लाई कर, सप्लाई तो वही है ना। तो देख लो वही लिखा है यहाँ पे इसने, जो न्यू डिमांड कर्व है D1 वो इंटरसेक्ट करता है किसको? ओल्ड सप्लाई कर्व को, SS को, कहाँ पे? E1 पे। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशन वही लिखोगे, डायग्राम में जो तुमने नोटिंग ली है ना उसके अकॉर्डिंग लिखना। कभी पता पड़े डायग्राम में नोटिंग कुछ और चल रही है, एक्सप्लेनेशन कुछ और पेल रहे हो, अगले को समझ में कुछ और आ रहा है, वो पढ़ कुछ और रहा है, नंबर कुछ और ही दे रहा है, ठीक है ना? वैसा मत करना, जो ऊपर मैंने जो किया मैंने वो लिखा, तुम जो ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम भी इवन ही लिखना, है ना? ये रूल ऑफ थंब है कि इवन लिखना, जो तुम्हें लिखना वो लिखने का, एक्सप्लेनेशन में बस कृपा करके वो लिख देना जो आपने ऊपर लिखा है, ठीक है ना? आगे तो कह रहा है कि विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्या है? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, क्या होने की वजह से? डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, द कंपटीशन अमंग बायर्स इंक्रीजेस। भाई जब डिमांड बढ़ गई तो बायर के बीच में क्या हो गया? कंपटीशन हो गया, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो क्या बोल रहा है? विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन प्राइस, अरे वही कल वाली बात, कल नहीं समझा रहा था मैं आपको? जब जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जा रही है, सप्लाई तो उतनी है, तो कंपटीशन किसके बीच में हो गया? भाई मैं लूंगा, पीछे से आवाज आई, हो भाई साहब ये 100 रुपए का दे रहे हो ना, तो मैं दे रहा हूँ इसके 120 रुपए, मुझे दो तुम, है ना? और बगल वाले के भी कान खड़े हो गए, कह रहे अच्छा 120 रुपए में से दे रहा है, अबे हम कोई नाकाम है? हम कहाँ लाइन में सबसे पीछे लगे? हमें दो, तुम 130 दे रहे हैं हम, तो हमें दो। उधर से वो कह रहा 150, समझ में आ रही है ना? ऐसे ऐसे क्या होंगे? प्राइस बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम OP टू, जो प्राइस पहले OP थे अब वो कितने हो गए? OP1 हो गए। नाउ OP1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, अब OP1 नया इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, मार्केट वहां पे स्टेबल हो जाएगी नए पॉइंट पे आकर के। ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस, ये कह रहे हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से द सेलर वांट टू रिलीज मोर क्वांटिटी। भाई सारे बच्चों को पता है सप्लायर तो किससे इन्फ्लुएंस होता है? प्रॉफिट से। जब मार्केट में प्राइस क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो वो ज्यादा क्वांटिटी रिलीज करना चाहेगा इन द मार्केट एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंगली क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। तो जो क्वांटिटी थी बच्चों, जो पहले OQ थी, ये थी, वो भी कितनी हो जाएगी अब? OQ1 हो जाएगी, ठीक है ना? नाउ OQ1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कोई डाउट है क्या आपको? हो गया बस इसका एक्सप्लेनेशन पूरा, ये डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन, एक केस पूरा हो गया। दूसरे का भी डायग्राम तुम्हारे से बनवा रहा हूं, और तुम्हारे सुनो अभी रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी मत करने का, ये स्क्रीन पे लगाऊंगा और इसको देख देख के कर लेना पहले, अभी आप एक लिखवाऊंगा अभी आपसे, लेकिन उसके पहले कुछ बता दूं पहले आपको, ध्यान से सुनना बेटा। जब बीबी से आप मतलब जब बीबी के आज ही करोगे, पेयर में करोगे ना, कैसे करने का,
जैसे ये रजिस्टर है, क्योंकि तुमने इसमें अपनी मनमानी चलाई, तो फिर ढूंढते फिरना कौन सा डायग्राम किसका है, एक्सप्लेनेशन कौन सा किसका है, और फिर ये तुम सबको लावारिस घोषित कर दोगे, कहने इनका कोई नहीं है, ये अनाथ है बेचारे, ठीक है ना। वैसा नहीं करने का। अब सुनो, जैसे ये बच्चे ने यहाँ तक लिखा, ये सुनो ना, तुमने ये नॉन वाइबल यहाँ तक कर लिया है ना, नॉन वाइबल का डायग्राम यहाँ तक बना लिया, यहाँ तक आएगा तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा इधर पढ़ रहा है, राइट साइड पढ़ रहा है, राइट साइड तुमने नॉन वाइबल इंडस्ट्री खत्म कर लिया, अब इधर बचेगा, तो इस पेज की शहीदी करने का, मतलब इसको शहीद करने का, इस पेज को कभी सोचो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का रिसोर्सेज का, इसे छोड़ देना है ना, इसे पेज को तो कर देना इधर से शहीद, ठीक है ना। इधर आओगे, अब आमने सामने का पेज है, अभी देखो, अभी समझा रहा हूँ ये डायग्राम, मतलब शायद आज करा भी सकता हूँ अगर टाइम रहा तो, अदरवाइज कल तो कराऊंगे, टाइम तो हो गया कल बताऊंगा ये डायग्राम। ये एक पेज पूरा का पूरा आमने सामने का, ये डायग्राम का छोड़ने का, समझ में, कहने का मतलब आमने सामने का लेने, कभी इधर ले लो फिर उधर जबरदस्ती उसमें घुसाते फिरो, इधर कोई यहीं पे घुसा रहे, कोई उधर घुसा रहे, पूरा का पूरा पेज लेना। अब ये ठीक है, डायग्राम का हो गया, और अब यहाँ पे आने का, यहाँ पे आओगे, अब आमने सामने के पेज लेने एक केस के लिए, इधर डायग्राम बनाने का, इधर एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। मर्जी आए तो तुम्हारी, जैसे तुम्हारा डायग्राम यहाँ पे बन गया, यहाँ तक बन गया, तो एक्सप्लेनेशन यहीं से चालू कर दो, यहाँ पे भी जाएगा, अब यहाँ पे जगह बच जाएगी वापस से उसे शहीद करने का, ठीक है ना। अगला डायग्राम कभी यहीं पे घुसेड़ दो, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, एक टाइम के बाद जाके पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा डायग्राम किसका, एक्सप्लेनेशन किसका, ढूंढते फिरोगे फिर। कहने का मतलब ये है, एक डायग्राम के लिए आमने सामने का पेज लेना है, और इसमें कंजूसी मत करना, कॉपी चेक नहीं करूंगा मैं, फाड़ दूंगा कॉपी, ठीक है ना, ऐसे करने का आमने सामने, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे ये वाली, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम, और हाउ चेन इफेक्ट वर्क्स, ये तो पूरा भर जाएगा आपका, डायग्राम भी बनेगा ना, डायग्राम कहीं जाके नीचे घोपचे में बनेगा, ठीक है। और फिर तीसरी हेडिंग डालोगे, हाउ मार्केट एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। फिर ये तो टॉपिक है, ये तो टॉपिक है, सारे बच्चों को पता है मेन हेडिंग है, और उसकी सब हेडिंग कौन है, नॉर्मल केसेस। तो फर्स्ट हेडिंग डालो नॉर्मल केसेस, नॉर्मल केसेस में भी कौन चालू करेंगे, उसकी भी सब हेडिंग है, बोलो ना, चेंज इन डिमांड, और चेंज इन डिमांड में भी उसकी भी सब हेडिंग है, इंक्रीज इन डिमांड। ये सब हेडिंग वेडिंग यहाँ तक निपटा दोगे आप। अब बनाना डायग्राम यहाँ पे, और इसका एक्सप्लेनेशन लिखना यहाँ पे, ये जो नीचे लिखा हुआ है, समझ में आ गई बात। अब अगले में आ जाओ, डिक्रीज इन डिमांड का बनाओगे आप, आमने सामने बनाना, इधर डायग्राम बना लोगे, यहाँ तो हेडिंग डालोगे डिक्रीज इन डिमांड, इधर क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। अब तुम मानोगे तो वही नहीं, यहाँ से एक्सप्लेनेशन लिखना चालू करोगे इसका, तो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है मुझे, यहाँ से लिखोगे, है ना। अब यहाँ पे भी जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे भी खत्म हो जाए एक्सप्लेनेशन, तो वापस से इस पेज को क्या करने का, शहीद करने का, समझा क्या। अच्छा, तो ये अच्छे से लिखो, खोल खोल के लिखो, काहे शहीदी दिला रहे हो, ठीक है ना, कुछ तो यूटिलाइजेशन कराओ। अभी इधर बच जाएगा ना, ऐसे मत करना कभी डायग्राम उधर ही घुसेड़ो, मत करने का ऐसा। नेक्स्ट करने का अपना क्या, नेक्स्ट केस आएंगे कौन, चेंज इन सप्लाई, देखो ये आएगा चेंज इन सप्लाई, मैंने किया है, इसको जान दो, छोड़ दो, मैं ऐसा ही करूँ, मतलब मेरे अननेसेसरी पेज भरेंगे, तुम्हें बताने का इधर, अच्छा तुम्हारे तो अननेसेसरी है, हमारे कुछ नहीं है, ठीक है। अरे कहाँ है यार, दिमाग लगा रहे हो इतना। यहाँ पे चेंज इन सप्लाई करके इंक्रीज इन सप्लाई, इधर डायग्राम, वही एक्सप्लेनेशन, और ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा। तुम्हें समझा क्या, नहीं समझा क्या, समझ गया, चलो। वैसे तो टाइम हो गया बच्चों, फिर भी चलो होमवर्क देता हूँ आज, जिंदगी में पहली बार, आज तक तो कुछ दिया नहीं मैंने। ये तो समझा क्या आपको, करके लाना अभी ये काम पूरा, कभी बाद में लोग बाद में करेंगे, और फिर ये काम इतना, अब तुम देखो ना, 24 केसेस है, कितने केसेस है, 24, यानी कि डायग्राम और उनके एक्सप्लेनेशन। मेरा काम ज्यादा नहीं है, ईमानदारी से बताऊं ना, तो तुम्हें भी अंदर ही लग रहा है, हाँ समझ में तो आ गई हमें, सारे केस हम बना भी लेंगे, समझ में आ रही है ना। अब स्पीडली हो जाएगा ये, कभी फिर बाद में बोलो हो इतना सारा काम हम कैसे करेंगे, ठीक है ना, कभी तुम्हारा जस्ट लुकिंग वाव हो जाए, तो यहाँ देख लेना। नेक्स्ट आपको क्या करके आना है, डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम बना के लेके आना है। हाँ अरे भैया कर देंगे, छाप देंगे, इसमें से नहीं तो हमारे पास है, अपने आप बना के लेके आना फेयर में, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखने की कोशिश करना। नहीं लिखा जाएगा तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ना,
उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, फिर लिखना। समझ में आ रही है बात? कल इसे तो करेंगे हम क्लास में, और सप्लाई वाले केस भी कल हो जाएंगे। मतलब कल ये मान के चलना, कल 4 केसेस तक हमारे पूरे हो जाएंगे। कोशिश करूंगा 5वां भी चालू करा दूं, और हो ही जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आज आपको हमारा फ्लो समझ में आ गया कि हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं। वो फ्लो समझ में आना जरूरी है। और बस जैसे आप ये 4-5 के फ्लो में आओगे, मैं जस्ट आपको ये समझा दूंगा पूरा, और ये सारे केस आपके ऐसे टिप्स भी करा दूंगा, आप इधर बोल बोल के जाओगे। ठीक है ना? बस ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।